यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है जो कि आपके 4 मार्च के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही एनालिसिस के साथ ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे देखा तो आपको 95 प्लस मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर आंसर के साथ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको उतने ही शब्दों में मिलेंगे जितने शब्दों में आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, समय आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, लेकिन 15 मिनट में सिर्फ आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। नोट देख लेते हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे मैंने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पे आपको लिख के बताया है कि इस प्रकार आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पे आएंगे। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा आता है बच्चों, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है क्या व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समष्टि स्तर पर। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है किससे? इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य, अनंत। तो इकाई से अधिक होती है। अगला तीसरा प्रश्न है, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी स्थिर लागत के बराबर, स्थिर लागत के बराबर, शून्य, परिवर्ती लागतों के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्थिर लागत के बराबर। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम होती है। औसत आगम से अधिक, औसत आगम से कम, औसत आगम के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा औसत आगम से अधिक। अगला प्रश्न पांचवा है, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण क्या होता है? संतुलन कीमत बढ़ती है, संतुलित कीमत घटती है, संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो खा वाला सही हो जाएगा, संतुलन कीमत घट जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, बचत प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? बचत प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? पहला है बचत तथा आय का अनुपात, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, कम बचत करने की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर का वाला हो जाएगा, बचत तथा आय का अनुपात बचत प्रवृत्ति कहलाता है। 7वां प्रश्न है बच्चों, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो कौन सा है भाई? जीएसटी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को संबोधित करता है। 8वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य भी घटेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए हैं। यहाँ से आपको 10 से 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि आपको 50 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है 3-3 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न है, बाजार की एक परिभाषा दीजिए। ये हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो बाजार वह स्थान है जहां पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से व्यापार करते हैं। यह एक आर्थिक गतिविधि है जहां मूल्य निर्धारित होते हैं और आपूर्ति डिमांड के सिद्धांत के आधार पर लेन देन होता है। फिर 12वां प्रश्न है बच्चों, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? तो स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जिसमें निवेशक अपने व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित निवेश करता है, बिना किसी बाहरी सलाह या प्रभावित किए बिना। इसमें वह स्वयं अपनी जोखिम क्षमता, निवेश उद्देश्य और समय सीमा का निर्धारण करता है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से निवेश निर्णय ले सकता है। फिर यहाँ पे बच्चों 13वां प्रश्न आएंगे। यहाँ पे भी 3 मार्क्स का है। मितव्ययता का विरोधाभास का क्या अर्थ है? मितव्ययता का विरोधाभास का क्या अर्थ है? तो मितव्ययता का विरोधाभास का अर्थ है जब कोई व्यक्ति या समाज
बचत और खर्च में संतुलन बनाए रखने के बजाय अत्यधिक बचत या अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति दिखाता है, यह स्थिति आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है, जैसे कि अत्यधिक बचत से मांग में कमी और अत्यधिक खर्च से महंगाई। फिर है आयात व निर्यात क्या है? तो आयात वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश विदेशी वस्तुएं एवं या सेवाएं अपने देश में लाता है। निर्यात का मतलब है जब एक देश अपनी वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देशों में भेजता है। आयात और निर्यात के माध्यम से देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध बनते हैं। फिर यहाँ पे 15वां है निजी वस्तु किसे कहते हैं? तो निजी वस्तु वह वस्तु होती है जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति या संस्था के पास होता है और जिसका उपयोग केवल स्वामी द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं को अन्य लोग बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण घर, कार, कपड़े आदि ये व्यक्तिगत स्वामित्व के तहत आती हैं। फिर 16वां प्रश्न है बच्चों, मांग को परिभाषित कीजिए। मांग वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु व सेवा को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होते हैं। यह कीमत और मात्रा के बीच का संबंध है। मांग में बदलाव कीमत उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और आय पर निर्भर करता है। फिर 17वां प्रश्न बच्चों आता है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि विभिन्न उत्पादन संसाधनों जैसे श्रम एवं पूंजी या श्रम पूंजी के संयोजन से किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम मात्रा कैसे उत्पन्न होती है। यह उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक कारक के योगदान को मापता है। फिर बच्चों अगला प्रश्न है पत्र मुद्रा के 2 दोष बताइए। तो पत्र मुद्रा के 2 दोष निम्नलिखित हैं। पहला है मूल्य ह्रास। जब सरकार अधिक मुद्रा जारी करती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है जिससे महंगाई बढ़ती है। विश्वसनीयता की कमी। अगर सरकार की विश्वसनीयता घटती है तो लोगों का विश्वास मुद्रा पर कम हो जाता है और उसका इस्तेमाल घट सकता है। फिर बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रश्न लिख के इसके उत्तर सहित पूरा मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो व्यष्टि 19वां प्रश्न यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसके महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। मांग और आपूर्ति। यह तत्व वस्त्रों और सेवाओं के मूल्य निर्धारण और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। मांग और आपूर्ति के संतुलन से बाजार मूल्य और मात्रा निर्धारित होती है। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? तो यह अध्ययन करता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय के साथ किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का चयन करते हैं। उत्पादक व्यवहार इसमें उत्पादन प्रक्रिया, लागत और लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्पादक यह निर्धारित करते हैं कि वे किस प्रकार और कितनी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन करेंगे। फिर है बाजार संरचना। तो इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि को पहचान की जाती है और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। फिर बच्चों 20वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच को यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह माप है, यानी मांग की लोच वह माप है जो यह दर्शाता है कि कीमत में 1% बदलाव के परिणाम स्वरूप मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। यह कई कारकों से प्रभावित होती है। पहला है वस्तु का स्थानापन्न। यदि किसी वस्तु का अच्छा स्थानापन्न उपलब्ध है तो मांग अधिक लोचशील होती है। जैसे कोका कोला और पेप्सी में स्थानापन्नता होने पर मूल्य वृद्धि पर मांग घट सकती है। फिर अगला टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग देखें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को देख रहे हैं। तो पहला है वस्तु का स्थानापन्न, दूसरा है आवश्यकता या विलासिता। आवश्यक वस्तुओं की मांग कम लोचशील होती है जबकि विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक लोचशील होती है। उदाहरण दवाइयाँ और खाद्यान्न की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। फिर बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे समय कारक। अगला है समय का कारक। लंबी अवधि में उपभोक्ताओं के पास विकल्प होते हैं जिससे मांग अधिक लोचशील होती है, संक्षिप्त अवधि में कम हो सकती है। फिर चौथा है उपभोक्ताओं की आय। तो उच्च आय वाले उपभोक्ता कम लोचशील होते हैं क्योंकि वे मूल्य वृद्धि के बावजूद वस्तु की मांग बनाए रखते हैं। फिर वस्तु का अनुपात। यदि वस्तु का मूल्य कुल खर्च का बड़ा हिस्सा है तो उसकी मांग अधिक लोचशील होती है। फिर यहाँ पे छठा है वस्तु का उपयोग।
अगर वस्तु का उपयोग रोजमर्रा में होता है तो उसकी मांग कम लोचशील होती है। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दिखाती है कि विभिन्न उत्पादन संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी और भूमि के संयोजन से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किस हद तक बढ़ सकता है। यह गणना करता है कि किन संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन फलन को आमतौर पर एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उत्पादन को संसाधनों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L कॉमा के। यहाँ पर F एक कार्य है जो यह दर्शाता है कि संसाधनों के संयोजन से उत्पादन कैसे प्रभावित होता है। उत्पादन फलन को विश्लेषण करके यह समझा जा सकता है कि संसाधनों में वृद्धि के साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। उत्पादन फलन का उपयोग लागत, लाभ और अन्य आर्थिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन क्षमता और संसाधनों की दक्षता को मापने में मदद करता है। फिर 22वां है, समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का महत्व बताइए। तो समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो देश या क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण। समष्टिपरक विश्लेषण सरकारों और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की दिशा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सही नीतियां बनाने में मदद करता है। उदाहरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, बेरोजगारी घटाना। आर्थिक विकास का आकलन। यह समग्र आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय और विकास दर को मापने में मदद करता है जिससे विकास के ट्रेंड्स को समझा जा सकता है। फिर बच्चों आता है व्यापार चक्र। समष्टिपरक विश्लेषण से यह जानने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था मंदी और विस्तार के दौरान किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है जिससे प्रभावी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। फिर वित्तीय स्थिरता आता है। यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे सार्वजनिक वित्त, बैंकों और मुद्रा आपूर्ति की स्थिरता का मूल्यांकन करता है। फिर बच्चों 23वां प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य संचय भंडार कार्य का महत्व समझाइए। तो मुद्रा का मूल्य संचय भंडार कार्य, स्टोर ऑफ वैल्यू, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह मुद्रा को भविष्य में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए संरक्षित और उपयोगी बनाता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। तो बचत और निवेश। मुद्रा का मूल्य संचय भंडार कार्य यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी आय को बचाकर भविष्य में किसी आवश्यकता के लिए उपयोग कर सके, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बचत। फिर है मूल्य स्थिरता। जब मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है तो लोग इसे भविष्य में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए सुरक्षित रूप में रख सकते हैं बिना इसके मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव के डर के। ठीक है। फिर व्यापार में स्थिरता। तो मुद्रा के इस कार्य से व्यापारी और उपभोक्ता आर्थिक निर्णयों में सहज रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मुद्रा का भविष्य में मूल्य नहीं घटेगा। फिर अर्थव्यवस्था में विश्वास। तो यह मुद्रा में विश्वास पैदा करता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास संभव होता है। फिर सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या हैं। तो सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स वे आय होती हैं जो सरकार को अपने सामान्य संचालन और योजनाओं के लिए प्राप्त होती हैं। यह आय मुख्यतः दो स्रोतों से आती हैं। कर राजस्व। यह सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के करों जैसे आयकर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। कर राजस्व सरकार के मुख्य वित्तीय स्रोत होती हैं। गैर कर राजस्व। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त अन्य आय शामिल होती हैं जैसे सरकारी संपत्तियों की बिक्री, ब्याज आय, फाइन और जुर्माना और विभिन्न सरकारी सेवाओं के शुल्क। राजस्व प्राप्तियां सरकार के खर्चों के लिए वित्तीय आधार प्रदान करती हैं जिससे वह अपने प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को चला सकती हैं। यह आय सरकार के ऋणों और अन्य वित्तीय दायित्वों को भी कम करने में मदद करती है। फिर बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर 300 शब्दों में आपको देना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो 25 है और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों है कि आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, वास्तविक आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियर है।
तो यहाँ पे मैंने इसी का पहला ही प्रश्न चुना है और उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र का अर्थ। तो आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था से जुड़े आदर्शों, नैतिकता और नीति संबंधी निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि क्या होना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था से जुड़े आदर्शों, नैतिकता और नीति संबंधी निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निर्धारित करने का प्रयास करती है कि क्या होना चाहिए या कैसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इसमें मूल निर्णय, वैल्यू जजमेंट और नीति निर्माण से संबंधित अनुशंसाएं दी जाती हैं। और फिर उसके बाद प्रश्न पूछा था कि इनमें क्या अंतर है। तो वास्तविक एवं आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र में अंतर, तो यहाँ पे आधार देखेंगे तो दोनों की परिभाषाएं देखते हैं। एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक आत्मक अर्थशास्त्र और इधर लिखेंगे आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र। फिर परिभाषा में देखेंगे तो यह अर्थशास्त्र के तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। यह आर्थिक नीतियों और आदर्श मूल्यों पर आधारित होता है। फिर उद्देश्य में देखें तो यह क्या है यानी व्हाट इज को समझाने का प्रयास करता है। यह क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी पर ध्यान देता है। फिर स्वरूप की बात करें तो यह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसमें तर्क और तथ्य होते हैं। आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र क्या है, यह व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विचारधारा और नैतिक मूल्य होते हैं। उदाहरण देखें तो भारत की बेरोजगारी दर 7% है और सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए अधिक रोजगार पैदा करना चाहिए। प्रभाव क्या है, यह नीति निर्माण के लिए सूचना प्रदान करता है, यह नीति निर्माण को दिशा देता है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे इसी प्रश्न में। तो वास्तविक आत्मक अर्थशास्त्र तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है, जबकि आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र आर्थिक सुधार और नीति निर्माण से संबंधित होता है। दोनों का अपना महत्व है और एक संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए दोनों का अध्ययन आवश्यक है। फिर बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे यही वाला प्रश्न लिया, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 10, 10, 20, 10, 30, तो 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग उत्तर आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और कार्यप्रणाली का अध्ययन करती है। इसमें आर्थिक प्रणाली के समग्र पहलुओं जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई, आर्थिक विकास, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है और विभिन्न नीतियां इसे कैसे प्रभावित करती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना। तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की माप, उसके निर्धारण और वितरण का अध्ययन करता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जैसी अवधारणाएं इसमें महत्वपूर्ण हैं। रोजगार और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर और बेरोजगारी की दर का अध्ययन किया जाता है। कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार मांग की कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। फिर बच्चों में मुद्रास्फीति और अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति और गिरावट अपस्फीति की प्रक्रिया को समझा जाता है। इसके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति। तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है। ब्याज दर, सरकारी खर्च, कर नीति जैसी नीतियां समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग है। आर्थिक विकास और वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीर्घकालिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया, संरचनात्मक परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन की नीतियां इसमें आती हैं। निष्कर्ष। तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के कार्य और उसकी चुनौतियों को समझने में मदद करता है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी रणनीतियाँ बनाने में सहायता करता है जो आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है। फिर यहाँ पे अथवा में आपका प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना करके किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। तो ये वाला मैंने नहीं चुना है। फिर 27वां प्रश्न है। यहाँ पे भी हर लॉन्ग आंसर में बच्चों आपको एक ऑप्शन में मिलेगा प्रश्न। तो यहाँ पे मैंने 27वां का सेकेंड वाला चुना है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन के असंतुलन के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिख रखा है। भुगतान संतुलन क्या होता है। बैलेंस
ऑफ पेमेंट्स का अर्थ, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? तो भुगतान संतुलन BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश की कुल आर्थिक लेन देन का एक विस्तृत लेखा जोखा होता है जो वह अन्य देशों के साथ एक निश्चित अवधि में करता है। इसमें निर्यात, आयात, विदेशी निवेश, विदेशी सहायता से व्यापार और पूंजी प्रवाह आदि शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन को दो प्रमुख खंडों में बांटा जाता है। पहला है चालू खाता, करंट अकाउंट। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, आय, भुगतान और हस्तांतरण शामिल होते हैं। पूंजी खाता जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, इसमें विदेशी निवेश, ऋण और संपत्तियों की खरीद बिक्री शामिल होती है। यदि किसी देश की कुल प्राप्तियां उसकी कुल देयताओं पेमेंट्स के बराबर होती हैं तो BOP को संतुलित माना जाता है। भुगतान संतुलन असंतुलन के कारण, तो भुगतान संतुलन के असंतुलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, BOP डिफिसिट या सरप्लस। तो पहला है व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट। यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो भुगतान संतुलन घाटे में चला जाता है। विदेशी पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लोज। यदि विदेशी निवेश और ऋण प्रवाह में स्थिरता आती है तो यह असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। फिर बच्चों में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। उच्च मुद्रास्फीति से घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती हैं जिससे निर्यात कम और आयात बढ़ जाता है। फिर चौथा यहाँ पे है बच्चों मुद्रा विनिमय दर, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। यदि घरेलू मुद्रा कमज़ोर होती है तो आयात महंगा हो जाता है और भुगतान असंतुलन बढ़ सकता है। फिर है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अनुचित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। फिर है वैश्विक आर्थिक स्थिति, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी या उथल पुथल से निर्यात प्रभावित हो सकता है जिससे BOP घटा बढ़ सकता है। BOP घाटा बढ़ सकता है। निष्कर्ष की बात करेंगे तो भुगतान संतुलन किसी देश की आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेत है। इसे बनाए रखने के लिए सरकार को आयात निर्यात नीतियों, विदेश पूंजी प्रवाह और मुद्रा विनिमय दरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पे 100/100 नंबर का पूरा पेपर करा दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं 4-5 मॉडल पेपर करवाऊंगा। सारे लॉन्ग आंसर अगर आप देख लेंगे तो आपको एग्जाम में वही फंस जाएंगे और वही आपके आ जाएंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।